संजय जी, आम आदमी पार्टी का यूसीसी को लेके क्या स्टैंड है? क्या मैं सही सुन रहा हूं? क्या आम आदमी पार्टी स्टैंड्स फॉर यूसीसी? कल तक तो आप 16-17 दल एक साथ थे, अब शिमला में आप कैसे बैठेंगे एक साथ? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ऐश्वर्य जी, मैं आपको संविधान की 2 धाराएं आपके सामने चैनल पे आपके दर्शकों के जानकारी के लिए पढ़ना चाहता हूं। एक तो है आर्टिकल 44, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार करते हैं, और वो आर्टिकल 44 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। तो ये भारत के संविधान में दिया गया है कि जो सरकार होगी वो प्रयास करेगी सभी धर्मों से, सभी समूहों से बातचीत करके कॉमन सिविल कोड लाने का। हम लोगों ने कहा कि क्योंकि ये संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये निर्देश दिया है, इसलिए सरकार को इस बात का पालन करना चाहिए और सभी धर्मों, सभी समुदायों के साथ बातचीत करके एक राय बनाकर इस पर कानून लाना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनसे भी है, सुधांशु त्रिवेदी जी सुन रहे हैं आपकी बात? वाले किस कानून की चर्चा करते हैं? सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुधांशु जी और इनकी पार्टी सबसे ज्यादा किस कानून की बात कहती गोवा में कॉमन सिविल कोड है, गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी है। ऐश्वर्य जी, पढ़ा है आपने गोवा का यूसीसी? गोवा के कॉमन सिविल कोड में लिखा हुआ है कि अगर एक महिला को बेटा नहीं होता, एक हिंदू महिला को बेटा नहीं होता, तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो क्या आपने इस देश के करोड़ों हिंदू महिलाओं से पूछा कि देश में गोवा वाला कानून अगर हम लागू करेंगे तो आप हमको बेलन लेके दौड़ाएंगी या हमारा समर्थन करेंगी? दोस्तों, देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आम हो गई है। गोदी मीडिया इसे मोदी सरकार के पक्ष में भुनाने में लगा है। इसी पर डिबेट में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने गोदी मीडिया के एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का सारा चिट्ठा खोल दिया। आगे वीडियो में गोदी मीडिया को अच्छे से धोते हुए संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के अंदर सिखों के लिए एक लंबी लड़ाई के बाद 2012 में आनंद मैरिज एक्ट बना। एक लंबी लड़ाई के बाद उसकी एक अलग कहानी है। पहले वो हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होता था, बाद में आनंद मैरिज एक्ट बना। उनके अपने कुछ रीति रिवाज हैं, तो आप उन रीति रिवाजों को खत्म करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। क्या आपने सिख समूहों से बातचीत की? हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसके तहत हिंदू परिवारों को टैक्स में छूट मिलती है। समान कानून जब आप बनाएंगे तो उस टैक्स की छूट से आप उनको वंचित करेंगे या रखेंगे? क्या आपने हिंदू समूहों से यह बातचीत की? जैन समुदाय में संथारा का एक कानून है, जिसके तहत उनको कानूनी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपने क्या जैन समुदाय के लोगों से बातचीत की? 2014 में जैन समुदाय को माइनॉरिटी स्टेटस मिला। माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के कारण उनको बहुत सारे विशेषाधिकार मिले। क्या आपने उनसे बातचीत की? और सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 371 का क्या होगा? ऐश्वर्य जी, उत्तर पूर्व के कुछ राज्य मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये 371 में पढ़ रहा हूं। 13वें संशोधन में 1962 में जोड़ा गया। इसके मुताबिक संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की जमीन के मामले में कानून नहीं बना। मैं आपकी कंसर्न समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सबसे बात करके करिए। नागालैंड को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में जब राज्यों के अंदर ये बदलाव करने की इन्होंने कोशिश की तो वहां पर इसका विरोध हुआ। 371 का हवाला दिया। 371 के तहत गुजरात को विशेषाधिकार है, 371 के तहत कर्नाटक को विशेषाधिकार है, 371 के तहत महाराष्ट्र को विशेषाधिकार। आप बताइए, आप ये सब बदलने के पहले आपने इन राज्य सरकारों से बातचीत की? सुधांशु जी, संजय जी, मैं आपकी बात समझा। एक देश एक गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा सिविल कोड से लेके अनंत कारज एक्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात किया आपने?